हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं चैनल कॉन्सेप्चुअली करेक्ट। तो मैं जानता हूं कि कुछ बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर लगता है, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं कि अब आपको ट्रिग्नोमेट्री से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इन लेक्चर्स की सीरीज़ में सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम लोग बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस, और जो प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं वो भी लगाएंगे, ताकि हमारी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा और अच्छी हो जाए सो दैट कोई भी नया क्वेश्चन आए तो हम लोग उन सवालों को चुटकियों में कर दें। तो शुरू करते हैं आज का पहली क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज की क्लास का मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लेकिन इस टॉपिक में पहुंचने से पहले उससे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का रियल लाइफ में क्या यूज़ है, क्या कभी ये यूज़ आती भी है कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदे होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन में एक कुतुब मीनार की फ़ोटो लगी हुई है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप में से कुछ बच्चे एक कुतुब मीनार देख के आए होंगे जो कि दिल्ली में है। तो मान लीजिए आप कुतुब मीनार देखने गए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है, ये यहाँ से कुतुब मीनार देख रहा है उसके पास में खड़े होके। तो अगर उस बच्चे से पूछा जाए कि बच्चे ये बताओ कि इस कुतुब मीनार की कितनी हाइट है, जैसे कि अगर आप गूगल करेंगे तो आपको इसकी हाइट दिख जाएगी। बट अगर मान लो कोई उस बच्चे से पूछे कि बच्चे क्या आप इसकी हाइट बता सकते हो, तो कैसे बताएगा? या तो वो कोई मेजरिंग टेप ले और उससे नापने पहुँचे, लेकिन कुतुब मीनार की इतनी ऊंचाई, इतनी हाइट ज़्यादा है कि आप एक मेजरिंग टेप से उसको मेज़र नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक बच्चा खड़ा हुआ है और इसकी आंखों से इसने सबसे टॉप में देख रहा है। तो एक ये लाइन, और अगर ये दो लाइंस और जोड़ दें तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हमको बनता हुआ दिख रहा है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे यूज़ होता है उसमें। बट अभी जानना ये ज़रूरी है कि अगर ऐसा कुछ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेके हम ये हाइट जो है इस ट्रायंगल की, ये हम लोग पता कर सकते हैं। तो इस तरह अगर बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वो इस कुतुब मीनार की हाइट पता कर सकता है। तो इस तरह का जो एग्ज़ाम्पल है, ये हमारे बहुत यूज़ केस आते हैं कि कोई जैसे मान लीजिए कोई टावर लगा हुआ है, मोबाइल टावर, उसकी हाइट पता करनी है, या कोई भी बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी हाइट पता करनी है, तो हम इस तरह ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं। इसके बाद अब डिस्कस करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो ये जो दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें क्या बताने की कोशिश हो रही है? इसमें ये बताने की कोशिश हो रही है कि मान लीजिए कोई नदी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण लेते हैं गंगा नदी का। तो हम सब जानते हैं कि आप अगर गूगल करेंगे तो आपको सब दिखेगा कि इस नदी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। बट क्या ये संभव है कि कोई एक बच्चा मेजरिंग टेप लेके और उसकी चौड़ाई नाप सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नदियों की जो चौड़ाई या विड्थ होती है वो किलोमीटर्स में होती है। इतना लंबा तो कोई एक मेजरिंग टेप होता नहीं है। तो फिर वहाँ पे भी हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब कैसे बताया गया कि मान लीजिए आपको ये नदी बनी हुई है, इसकी आपको विड्थ पता करनी है। तो आप कैसे पता कर सकते हो? तो आप इस नदी के किनारे कोई भी एक ऊंची मॉन्यूमेंट में खड़े हो जाओ जाके ऊपर, जैसे कि यहाँ पे बच्चा खड़ा हुआ है, और फिर क्या करो, उस मॉन्यूमेंट के ऊपर से देखो जहाँ पे ये नदी ख़त्म हो रही है, उसके जैसे ही ख़त्म हो रही वहाँ पे कोई एक पॉइंट पे आप देखना शुरू करो। तो अगर आप इस तरह का देखोगे तो फिर यहाँ पे हम लोग देखें तो हमारे कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इस केस में फिर से हम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं और ये एंगल थीटा निकाल सकते हैं जो इस बच्चे की आंख में बनेगा। फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इस नदी की विड्थ को हम पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता होगी तो मतलब इस तरह की नदियों की चौड़ाई नापना बहुत कठिन काम हो जाएगा, है ना बच्चों? ठीक है, अभी तीसरा एग्जाम्पल क्या बताया गया है यहाँ पे
तीसरे एग्जांपल में आप देख सकते हो कि कुछ मिसाइल्स रखी हुई हैं ऊपर, ये मान लीजिए कोई एक फाइटर प्लेन से उड़ रहा है। तो देखिए इसका यूज़ केस क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर होना स्टार्ट हो जाए, तो वॉर में तो फिर फाइटर प्लेन्स यूज़ करती हैं कंट्रीज, राइट। तो मान लीजिए कोई एक कंट्री है, उसने अपने फाइटर प्लेन्स को दूसरी कंट्री में भेजा अटैक करने के लिए, तो अब दूसरी कंट्री तो चाहेगी ना कि किसी तरह उसके फाइटर प्लेन को मार गिराया जाए, क्योंकि अगर नहीं गिराएंगे तो वो वहाँ से ऊपर से मिसाइल दागेगा तो नुकसान कर देगा। तो मान लीजिए उस केस में अब अगर हमको इस फाइटर प्लेन को इन मिसाइल से नीचे गिराना है, तो फिर से हमें पता करना पड़ेगा कि भाई हम किस एंगल पे अपनी मिसाइल को दागें सो दैट ये सीधे हिट करे जाके इस फाइटर प्लेन को और इसको नीचे गिरा दे। तो फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हमको ये एंगल निकालना होता, तो ये एक तरीके से देखें, फिर से हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसमें अगर जैसे यहाँ पे तो 35 डिग्री गिवन है, मान लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल आएगा जहाँ पे दूसरा एंगल हम निकाल सकते हैं, तो फिर यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री की यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं बेसिकली कि कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है ये प्लेन, किस एंगल पे हमको मिसाइल को दागना है सो दैट ये सीधे जाके हमें उस फाइटर प्लेन को हिट कर सके। तो इस तरह के हमारे बहुत एग्जाम्पल हैं। तो अब यहाँ पे समझने की बात ये भी ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर हम ये एंगल नहीं निकाल पाते इस केस में, मिसाइल के केस में, तो हमको तो फिर बहुत सारे शूट करने पड़ते, तो हमारा बहुत सारा जो मिसाइल्स और एक्सप्लोजन ये सब वेस्ट चला जाता। तो अगर हमको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती होती या आती है तो हम लोग एक ही शूट में कैलकुलेशन करके हम सीधे फाइटर प्लेन को गिरा सकते हैं। तो इस तरह हमारे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि जिसमें हमें बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये 3 एग्जांपल्स देखने के बाद आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि कहाँ ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे यूसेस हैं, कहाँ ये यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले आती है हमारी डेफिनेशन कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये हमारा 3 ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। पहला ट्राई जिसका मतलब होता है 3, दूसरा गॉन जिसका मतलब होता है साइड्स, मेट्रॉन जिसका मतलब होता है मेजर। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, 3 साइड्स का मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी स्टडी होगी वो हमारी ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हमारी एक डेफिनेशन है जो ट्रिग्नोमेट्री की है। अब इसका कोई सवालों में इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट जानना ज़रूरी है कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड जो हमारे सवालों में या बेसिकली यूज़ होने वाले हैं। तो उससे पहले हम एक थोड़ा सा एक रिवीजन टाइप का कर लेते हैं कि राइट ट्रायंगल के बारे में। तो राइट ट्रायंगल, एक मैं अगर राइट ट्रायंगल बना दूं यहाँ पे ABC, तो ये एंगल A है और राइट ट्रायंगल है, तो इसका मतलब एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो मान लेते ये एंगल B हमारा 90 डिग्री का है। तो इसमें राइट ट्रायंगल में हमारे 3 डेफिनेशंस होती हैं, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। तो ये क्या होता है तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो बेस हमारा होता है, तो इससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि जो बेस, ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूस है ये हमारा एक एंगल के रिस्पेक्ट में बताया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस आर बेस्ड ऑन अ गिवन एंगल। मतलब कि एक ट्रायंगल में अगर आप कोई एक एंगल कंसिडर करेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में आप बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस बताएंगे। तो अब बात आती है, तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट्स टेक एंगल A। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे और पता करेंगे कि एंगल A का बेस क्या है, एंगल A के रिस्पेक्ट में बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूस क्या है, तो वो पढ़ेंगे। तो अभी सबसे जो कॉमन होता है कि हाइपोटेन्यूस को पहचानना सबसे इजी होता है। तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है? हाइपोटेन्यूस होता है हमारा
जो भी 90 डिग्री होगा उसके सामने की जो भी साइड होगी उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। तो इसको मैं लिख दूं, तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर कोई भी एंगल आप ले लो, तो आपको अगर किसी राइट ट्रायंगल में पता करना हो हाइपोटेन्यूस क्या होगी, तो आप 90 डिग्री पे चले जाओ और उसके ठीक सामने वाली जो भी साइड होगी वो हमारी होगी हाइपोटेन्यूस। तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। फिर बेस और परपेंडिकुलर होते हैं, ये हमारे एंगल पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया है एंगल ए, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में हमारा बेस क्या होता है, तो बेस हमारा होता है कि एडजेसेंट साइड ऑफ ए, एंगल ए। और परपेंडिकुलर की डेफिनेशन होती है, परपेंडिकुलर की डेफिनेशन होती है अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो अब हम अगर डायग्राम में देखें तो एंगल ए हमारा ये है। तो इस एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड है, हमको सबसे पहले इसमें पता चल गया इस ट्रायंगल को ए बी सी में कि हमारा ए सी जो हो गया ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया। अब बची जो भी दो साइड्स हैं, इसी में से कोई एक हमारी बेस होगी और एक हमारी परपेंडिकुलर होगी। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जो इसकी एडजेसेंट साइड है, तो इस एंगल के एडजेसेंट में हमारी दो साइड हैं, एक तो हमारी ए सी है और दूसरी हमारी ए बी है। तो ए सी को तो हमने बोल दिया हाइपोटेन्यूस है, तो बची हुई जो दूसरी साइड होगी एडजेसेंट साइड, उसको हम लोग बोलेंगे बेस। तो ये हमारी है बेसिकली एडजेसेंट साइड, ए की जो एडजेसेंट साइड है वो ये है, और इसको ही हम बोलते हैं बेस। और एंगल ए के जो अपोजिट साइड है, ये हमारी जो साइड है इसको हम बोलते हैं, तो ये हमारी अपोजिट साइड है और इसी को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो ये तो हमारी डेफिनेशन होती है कि कैसे किसी एक राइट ट्रायंगल में हम कैसे पहचानेंगे कि हमारा हाइपोटेन्यूस क्या है, हमारा बेस क्या है, हमारा परपेंडिकुलर क्या है फॉर एनी गिवन एंगल ए। अब जैसे मान लीजिए अब हमको लिखना होता कि एंगल सी के टर्म में, कि एंगल सी के उस रिस्पेक्ट में हमारा हाइपोटेन्यूस क्या होगा, हमारा बेस क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा। तो हम अब एंगल देखेंगे, एंगल सी, ये वाला एंगल। तो इसके टर्म में हम अगर देखेंगे तो अगर मैं लिखूं फॉर एंगल सी, फॉर एंगल सी, एंगल सी के लिए हमारा जो हाइपोटेन्यूस होगा, तो हाइपोटेन्यूस तो जैसे मैंने पहले बताया था वो किसी भी एंगल लो तो वो सीधे से डेफिनेशन होती है कि 90 डिग्री की सामने वाली साइड जो कि है हमारी ए सी। फिर हमारा जो बेस होगा और परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा डिपेंड करेगा एंगल कौन सा हमने एक ट्रायंगल में लिया हुआ है। तो अब अगर मैं देखूं एंगल सी में, तो एंगल सी से हमारी दो साइड्स निकल रही हैं, एक है हमारी ये सी ए और दूसरी है हमारी साइड सी बी। तो सी ए को तो मैंने बोल दिया कि ये हाइपोटेन्यूस है, तो बची हुई जो दूसरी साइड है वो हमारी अब एडजेसेंट साइड कहलाएगी। तो हमारे एंगल सी के रिस्पेक्ट में जो दूसरी साइड है वो है हमारी बी सी, तो वो हमारी अब बेस हो जाएगी बी सी। तो जैसे बेस की डेफिनेशन क्या थी, एडजेसेंट साइड ऑफ जो भी एंगल गिवन हो, तो एंगल सी की जो एडजेसेंट साइड हो गई यहाँ पे वो हमारी हो गई बी सी। सिमिलरली जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो बेस क्या था हमारा, एडजेसेंट साइड ऑफ जो भी एंगल गिवन होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, जो भी अपोजिट साइड उस एंगल के ठीक अपोजिट साइड। तो अब जैसे हमने यहाँ पे एंगल सी लिया है, इसकी एडजेसेंट साइड हमने अभी बोली सी बी। अब इसकी जो अपोजिट साइड है, जो कि ये अपोजिट साइड है ए बी, तो हमारा ये हो गया परपेंडिकुलर ए बी। तो इस तरह आपको क्या, आप एक कोई एंगल कंसिडर करेंगे और आप उस एंगल के रिस्पेक्ट में पता कर सकते हैं कि उस ट्रायंगल में उस एंगल के लिए कौन सा हाइपोटेन्यूस है, कौन सा बेस है और कौन सा परपेंडिकुलर है। तो आई थिंक आपको ये तीन डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी कि बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस क्या होता है। इसी में हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि
हालांकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से, फिर भी रिवीजन पर्पस से हम लोग इसको कर लेते हैं कि जैसे अभी पीछे एग्जांपल हमने कंसिडर किया था राइट एंगल ट्रायंगल का ए पी सी, तो एंगल बी हमारा 90 डिग्री था। तो हमें पता होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में इन राइट एंगल ट्रायंगल में वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, जो कि इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाली है। वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, वो होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर हम एंगल ए कंसिडर करें तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वो होगा एंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो कि है हमारी ए सी। परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर की डेफिनेशन थी कि उस एंगल की सामने वाली साइड जो कि है हमारी बी सी। और हमारा बेस क्या होगा, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एच को मैंने बोला है हाइपोटेन्यूज। तो अब ये याद कर लीजिए कि जहाँ कहीं भी एच आएगा वो हम लोग यूज़ करेंगे शॉर्ट फॉर्म का हाइपोटेन्यूज का, और जहाँ पी होगा उसका वो होगा परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म। सिमिलरली जो बी होगा ये हमारा होगा बेस का शॉर्ट फॉर्म। तो अगर मैं एंगल ए के रिस्पेक्ट में देखूं और बोलूं बेस क्या है, तो मुझे पता है कि ये साइड जो हो गई ये हमने बोल दिया हाइपोटेन्यूज है, चूँकि ये 90 डिग्री के सामने है। तो इस एंगल की एडजेसेंट साइड बस खाली एक ये बची, वो है हमारी ए बी। तो हमारी बेस क्या हो गया, ए बी। तो अगर हम ये तीनों चीज़ इस इक्वेशन में रख दें पाइथागोरस थ्योरम में, तो एच हमारा है ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज़ बी सी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर विच इज़ ए बी स्क्वायर। तो ये हमारा जो रिलेशन आया है, इस तरह का रिलेशन होल्ड करेगा बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम में। और ये पाइथागोरस थ्योरम इस चैप्टर में जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो काफ़ी यूज होने वाली है, इसलिए मैंने आपको रिवीजन पर्पज से आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का, वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं टी रेशियोज। तो ये बेसिकली कुछ रेशियोज हैं जो डिफाइन किए जाते हैं। इनका कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है, बट इनको डिफाइन किया जाता है कि इसका रेशियो या क्या। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार और फिर इसको समझेंगे। तो अभी जितनी भी चीज़ें होंगी ये हमेशा याद कर लीजिए बिल्कुल कि ये हमारे राइट ट्रायंगल के लिए ही डिफाइंड होंगी। तो हमें फिर से यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक राइट ट्रायंगल बनाना होगा, जो कि मैं बना रहा हूँ फिर से वही ए बी सी, जिसमें एंगल बी मैंने ले लिया 90 डिग्री, राइट। और लेट्स से अब मैं इस एंगल ए को कंसिडर करता हूँ। तो हमारे कुछ रेशियोज डिफाइंड होते हैं। वो रेशियोज क्या डिफाइंड होते हैं, तो वो ऐसे डिफाइंड किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि रेशियोज आर डिफाइंड, मतलब कि इनका कोई प्रूफ नहीं है कि इनको ऐसे ही क्यों डिफाइन किया गया। ये बिल्कुल सेम इस तरह है कि जैसे हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये डिफाइन किया गया, राइट। इसमें कोई प्रूफ नहीं है। तो सिमिलरली हमारी जो रेशियोज अभी हम लोग पढ़ेंगे, ये ऐसे इनकी डेफिनेशन ही बनाई गई है। तो वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा साइन ऑफ एंगल ए। तो किसी एंगल के रिस्पेक्ट में कुछ रेशियोज डिफाइन होते हैं। तो पहला रेशियो क्या आता है, साइन ऑफ एंगल ए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SIN साइन ए भी लिख देते हैं। तो पूरा साइन ऑफ एंगल ए लिखने की जगह हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे साइन ए, SIN ए। तो ये क्या डिफाइन किया जाता है, ये डिफाइन किया जाता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब फिर से हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया P अपॉन H। सिमिलरली हमारा
कॉस डिफाइन किया जाता है, जिससे हम फुल फॉर्म, इसका पूरा नाम होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, जिसको शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं कॉस ए। तो बस इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो फुल फॉर्म जैसे SIN का फुल फॉर्म है साइन, उसी तरह कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइन। तो कॉस ए ये क्या होता है, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, बेस को लिख दूं बी अपॉन एच। सिमिलरली हमारा तीसरा डिफाइंड होता है रेशियो, वो होता है हमारा टेंजेंट ऑफ एंगल ए, जो कि होता है शॉर्ट फॉर्म में, फिर से इसमें हम बोलते हैं कि ये हमारा होता है tan ऑफ ए, जो कि होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में फिर से लिखेंगे हम लोग P/B। तो ऐसे हमारे 6 रेशियोज होंगे। तो अभी हम लोगों ने 3 रेशियोज देखे हैं, सिमिलरली 3 रेशियोज और देखेंगे, और फिर जब 6 रेशियोज हम लोग देख लेंगे तो फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप ये 6 याद रखेंगे। तो चौथा क्या आता है हमारा, तो अब हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। फोर्थ आता है हमारा कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कोसेक ए, जो कि होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और शॉर्ट फॉर्म में होगा इसका H/P। और पांचवा आता है हमारा सीकेंट ऑफ एंगल ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे सेक ए। और ये कैसे डिफाइंड होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो H/B। और लास्ट आता है हमारा 6, जो कि होता है हमारा कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या होता है शॉर्ट फॉर्म इसका, कॉट ए। ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस को हम लोग लिख देते हैं B/P। तो ऐसे हमारे ये 6 रेशियोज होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसको आखिर याद कैसे करना है। तो इसको याद करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, तो हमें मेनली 2 याद रखने होंगे इसमें से किसी तरह। तो जो कि पहला है हमारा साइन और कोसाइन। तो साइन हम ऐसे याद करेंगे कि बेसिकली राइट ट्रायंगल में हमारे 3 चीज़ें होती हैं, राइट, PH परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। तो साइन हम याद कर सकते हैं P/H, और कोसाइन याद कर सकते हैं B/H। अगर हमको ये 2 किसी तरह याद हो गए तो हम बाकी चारों इससे डिराइव कर सकते हैं, इससे हम लोग पता कर सकते हैं। वो कैसे पता करेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर किसी ने नोटिस किया हो तो ये टेंजेंट या tan ए क्या था, ये हमारा कुछ नहीं। अगर हम किसी तरह बेसिकली साइन ए अपॉन कॉस ए कर देते, यानी साइन ए हमने लिखा था P/H और वो लिखा था कॉस ए था B/H। तो यहाँ से हमारा HH कट जाएगा, ये बचेगा P/B। तो इस तरह हम लोग टेंजेंट को याद कर सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो हमारा tan ए क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए। उसके बाद बाकी 3 और भी सिंपल हैं। वो कैसे सिंपल है वो भी मैं आपको बताता हूँ। कि अगर हम ध्यान से देखें तो कोसेकेंट क्या है, कोसेकेंट हमारा साइन का रेसिप्रोकल है। तो कोसेकेंट क्या है हमारा, साइन का रेसिप्रोकल है। तो इसको हम देखें 1/, इसको लिख सकते हैं साइन ए। तो साइन ए अगर हमने याद कर रखा है P/H, तो हमारा कोसेकेंट हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा H/P। क्या हो जाएगा, H/P। उसके बाद सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड ए देखें, सीकेंट ए यानी सेक ए, ये हमारा है कॉस ए का रेसिप्रोकल, ये है हमारा कॉस ए का रेसिप्रोकल।
यानी sec a क्या है 1/cos a। तो अगर ऊपर हमने cos से याद कर रखा है कि होता है वो हमारा b/h, हमने अभी याद किया b/h, तो sec a क्या हो जाएगा उसका उल्टा h/b, क्या हो जाएगा h/b। सिमिलरली ठीक उसी तरह हमारा कोटेंजेंट क्या होता है, ये हमारा होता है tan a का रेसिप्रोकल, tan a का रेसिप्रोकल, तो 1/tan a, तो cot a हमारा है 1/tan a। तो tan a हमने अभी याद किया था या फिर इसको डिराइव किया था, ये होगा sin a/cos a, तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो वो आया था हमारा p/b, तो उसका उल्टा हमारा हो गया b/p। तो अगर आप इसको पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि ये कैसे याद होंगे, बट चिंता ना करिए, जब हम लोग इसके सवाल कुछ लगाएंगे, 5-10 सवाल लगा लेंगे, और जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, ये ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। तो शुरुआत के लिए मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एक काम करिए, ये 6 जो आपने ऐसे लिखे हैं, ये जो मैंने आपको अभी बताया है, ये आप अपने खुद हाथ से लिख लीजिए एक पेपर में, और जहाँ पर भी आप बैठ के पढ़ते हो, जैसे आपकी स्टडी टेबल हो, तो उसके सामने, ठीक सामने अपनी दीवार पे आप चिपका दीजिए। तो आप जब कभी भी टेबल में पढ़ने बैठेंगे, आपकी नज़र जाएगी तो आपको ये याद हो जाएंगे कि sin a हमारा p/h है, cos a हमारा b/h है, tan a हमारा p/b है। तो मैं खुद खाली ये 3 याद रखता हूँ कि sin a p/h है, cos a b/h है, और tan a हमारा p/b है। बाकी तीनों कहीं भी यूज़ आते हैं तो मैं दिमाग में ये सोचता हूँ कि ये इसके अपोजिट है, तो कोसेक साइन ए का अपोजिट है, सेक कॉस ए का अपोजिट है, कॉट टैन ए का अपोजिट है, तो मैं उससे फिर बाकी तीनों डिराइव कर लेता हूँ कि तो आपको बस ट्राई ये करना है किसी तरह आपको ये 3 आपको किसी तरह याद हो जाएं, ये साइन ए, कॉस ए और टैन ए, ये आप किसी तरह अगर याद कर लें तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या टी रेशियोज ट्रायंगल के साइज पे भी डिपेंड करते हैं क्या। तो जैसे हम लोगों ने अभी तक एग्जांपल में ये ट्रायंगल कंसिडर किया था, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हमारा एंगल बी था वो हमारा 90 डिग्री था। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको बेसिकली कंसिडर करें, तो जैसे अभी हम लोगों ने टी रेशियोज पीछे पढ़े हुए हैं, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में साइन ए जो टी रेशियो था वो देखें, तो साइन ए हमारा होता था, अगर आपको याद हो, नहीं तो आप अपने नोट्स देखिएगा, वो होता है p/h। तो अगर इस ट्रायंगल में हम बोल देते हैं कि मान लीजिए कि ए बी की जो लेंथ है ये 3 मीटर की है, ये 3 मीटर की लेंथ है। सिमिलरली अगर कुछ मान लो बी सी हमारा 4 मीटर लंबा है, तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाएंगे तो हमारा जो ए सी आएगा वो आ जाएगा 5 मीटर। तो मान लेते हैं कुछ ऐसा कि ये 3 साइड्स हमको इनकी लेंथ ये गिवन है, तो अगर इसमें हमें देखना हो कि साइन ए का वैल्यू क्या होगी, तो साइन ए हमारा ये एंगल है, तो इसकी हमको चाहिए होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस क्या होगा, वो सिंपल सा डेफिनेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था कि 90 डिग्री की सामने वाली जो लेंथ होगी वो हमारी होगी हाइपोटेन्यूस। तो ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूस। उसके बाद साइन ए का परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर था कि उस एंगल की सामने वाली साइड जो कि यहाँ पे है बी सी, जो कि यहाँ पे है बी सी। तो इसको अगर हम लोग लिख लेते हैं कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है बी सी है और हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी है। अगर इसकी वैल्यू हमको गिवन है कि बी सी हमारा 4 मीटर है और हाइपोटेन्यूस हमारा 5 मीटर है, तो हमारा साइन ए क्या आ गया, इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आएगा 0.8। तो साइन ए हमारा आ गया है 4/5 या फिर 0.8। अब कोई दूसरा मान लीजिए बच्चा बोलता है आपसे कि मान लीजिए कि हम ये ट्रायंगल ना लेके कुछ एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए लेते हैं एक बड़ा सा ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल ऐसा लेते हैं कि नाम दे देते हैं इसको ए डैश बी डैश सी डैश, और इसमें मान लीजिए कि ए बी की लंबाई, ए डैश बी डैश की लंबाई क्या है, जो ए बी की लंबाई थी 3 मीटर उसकी डबल है, उसकी डबल है, मान लीजिए 6 मीटर है इस केस में। सिमिलरली ऊपर जो बी सी की लेंथ थी 4 मीटर, अब इस नए ट्रायंगल में हम उसकी डबल ले लेते हैं 8 मीटर।
ठीक है। अब तो सिमिलरली हमारा इसमें अगर हम पाइथागोरस से फिर से निकालेंगे तो हमारी वो अभी फिलहाल के लिए नहीं निकालते हैं, तो बाकी हमारा हाइपोटेनस भी क्या आ जाएगा 10 मीटर। तो अब अगर कोई बोले कि इस केस में मान लीजिए हमारा ये एंगल ए क्या होगा, ए डैश क्या होगा, साइन ऑफ ए डैश, तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा क्या होगा साइन ऑफ ए डैश। इसमें भी टी रेशियो का फॉर्मूला क्या था पी बाई एच। अब साइन ए डैश का पी बाई एच देखना होगा, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में p क्या होगा इसके सामने वाली साइड, h क्या होगा जो 90 डिग्री बन रहा है इसके सामने वाली साइड। तो हमारा जो p हो गया साइन ए डैश का वो हो गया b डैश c डैश अपॉन हाइपोटेन्यूस वो क्या है a डैश c डैश। तो ये क्या हो गया 8/10। इसको अगर हम लोग काट दें 2 से तो 2 और 5, 4 और 5, तो ये आ गया हमारा 4/5, ये आ गया हमारा 0.8। तो ये तो हमारे आंसर्स जो आ गए, यहाँ पर भी 0.8 आया था, यहाँ पर भी 0.8 आ गया। ये तो हमारे जो आंसर्स है ये इक्वल हो गए, राइट। ये हमारे आंसर्स क्या हो गए इक्वल हो गए। तो इसमें हमें ये क्या पता चल रहा है, तो इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है कि अगर आप जो भी एक बेसिकली ट्रायंगल कंसिडर किया है, अगर उसके कोई मल्टीपल्स में ही जो लेंथ है वो ले लेते हैं आप, यहाँ पे मान लीजिए ये जो आपने लेंथ ली है उसकी सब डबल ले ली, राइट। तो हमारा साइन ऑफ ये टी रेशियो जो कि साइन ए है ये चेंज नहीं होता है। तो बेसिकली टी रेशियोस एग्जैक्टली साइज पे डिपेंड नहीं करता है। टी रेशियोस हमारा साइज की उसमें जो बेसिकली कितना लंबा है कोई साइड उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है हमारा टी रेशियोस डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ट्रायंगल, ये हमारा है कंक्लूजन। कि अगर फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअली टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्लीज इसका कंक्लूजन समझ लीजिए। कि मान लीजिए कोई साइड ट्रायंगल की गिवन है 3 और 4 और 5 इस तरह से, अगर मान लीजिए कोई दूसरा ट्रायंगल आपसे बोले उसका ही कोई मल्टीपल हो, कि जैसे सारी साइड का डबल ले लो, सारी साइड का 3 गुना ले लो, या कुछ भी मल्टीपल, तो उस केस में क्या होगा हमारे जो टी रेशियोस आएंगे। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने साइन ए लिया है, बट आप कॉस ए ले लो, टैन ए ले लो, कुछ कोई भी साइन रेशियोस ले लो, साइन रेशियोस की वैल्यू सेम रहेगी, साइन रेशियोस की वैल्यू सेम रहेगी। तो इसका एक बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग, इसके जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसका उसमें बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ आता है। तो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर फॉर न्यूमेरिकल्स, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि हमको अब इस जो डिस्कशन है उससे क्या चीज़ दिमाग में रखनी है। वो ये रखनी है कि मान लीजिए कि फिर से वही कि ट्रायंगल हमारा ए बी सी गिवन है, ए बी सी, और इसमें मान लीजिए पुराने एग्जांपल की ये 3 है, नॉट 3 है, इसमें मानते नहीं है कि 3 है, कुछ एग्जांपल तौर पे मानते ये एंगल ए है और एंगल बी 90 है। और मान लीजिए हमको गिवन है, किसी ने बोल दिया कि साइन ऑफ ए, मान लीजिए हमको गिवन है कि 4/5, तो हम अगर मान लीजिए साइन ए इक्वल टू 4/5 गिवन है, और हमको मालूम होता है कि जो हमने टी रेशियोज की डेफिनेशन पढ़ी थी कि साइन ए हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर साइन एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया हमारा सामने वाली साइड, और हाइपोटेन्यूस होती है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो इस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया बी सी, और हाइपोटेन्यूस क्या हो गई ए सी। ठीक है, तो क्या ये कहना सही है, इज इट राइट कि हमको गिवन है कि रेशियो गिवन है, अगर यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने रेशियो गिवन है कि 4/5 जो आया है ये हमारा बी सी बाई ए सी के,
तो क्या ये कहना सही है, इज इट राइट टू से कि BC हमारा 4 मीटर होगा और AC हमारा 5 मीटर होगा? क्या हम ये कंपेयर करके ऐसा बोल सकते हैं कि BC को कंपेयर कर दें, ये देखिए 4 के बराबर है और AC 5 के बराबर है? क्या ऐसा कहना सही है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। ये गलती हमको नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमने अभी पीछे ही एग्जाम्पल देखा था। वो एग्जाम्पल क्या था कि मान लीजिए आपने ये इसको बोल दिया कि ये 4 है और ये 5 है, और हालांकि इसका उल्टा, यानी कि सॉरी, ये हमारा BC जो है ये हमारा 4 है और AC हमारा 5 है, ये आपने मान लीजिए बोल दिया। बट दूसरा बच्चा बोलेगा कि नहीं, हम 4 की जगह मान लीजिए इसका डबल लेंगे 8 और ये लेंगे 10। जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा था कि अगर आप ये 4 और 5 की जगह पे 8 और 10 लें तो हमारी जो साइन की वैल्यूज़ आई थी 0.8 ये दोनों में सही थी या बराबर थी। तो इसको एग्जैक्टली 4 या 5 बोलना गलत है। इस तरह से हमारे बहुत से आंसर कोई बोल सकता है। कोई बोलेगा 8 या 10 की जगह पे ना लेके इसका हम 3 गुना ले लेंगे। कोई बोलेगा मैं 12 लूँगा इस BC को और इसको मैं ले लूँगा 15, उससे भी वही आंसर आएगा। इसलिए हम लोग एग्जैक्ट कोई आंसर नहीं बोल सकते किसी का रेशियो देख के। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमको मान लो गिवन हो कि BC अपॉन AC अगर हमको गिवन है 4/5, ये रेशियो गिवन है, ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो अगर हमें कुछ मानना पड़े कि BC, अगर बोलना पड़े कि BC की फिर लेंथ कितनी है, तो न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ ऐसे करेंगे। तो हम बोलेंगे, तो हम बोल सकते हैं कि लेट BC 4 इंटू K और AC इज 5 इंटू K। तो K यहाँ पे क्या होगा, वेयर K इज एनी पॉजिटिव नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैंने ये आंसर हम लोग ये मान सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि BC 4 इंटू सम पॉजिटिव नंबर, सिमिलरली 5 इंटू सम पॉजिटिव नंबर। तो ये एग्जैक्टली 4 और 5 ना होके ये कुछ उनके मल्टीपल्स होंगे। जैसे हमने अभी यहाँ पे 3 एग्जाम्पल देखे, तो हम 4/5, 4 और 5 की जगह पे हम ये 3 एग्जाम्पल देखे कि BC हमारा 4 भी हो सकता है, उसका मल्टीपल 8 भी हो सकता है, उसका मल्टीपल 12 भी हो सकता है। सिमिलरली AC हमारा 5 भी हो सकता है, उसका मल्टीपल 10 भी हो सकता है, उसका मल्टीपल 15 भी हो सकता है। तो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात यह है कि एग्जैक्ट हम नहीं मानेंगे। हम एग्जैक्ट ये नहीं बोल सकते किसी रेशियो को देख के कि BC हमारा 4 मीटर है और AC हमारा 5 मीटर है। जबकि सही बात क्या होगी बोलना कि BC इज सम मल्टीपल ऑफ 4 एंड AC इज सम मल्टीपल ऑफ 5। तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, तो हम जब भी मानेंगे तो कुछ इस तरह ही मानेंगे कि मान लीजिए हमको कुछ T रेशियो गिवन है, तो एग्जैक्टली 4 और 5 ना मान के उनके कुछ मल्टीपल मानेंगे और उसको हम लिखेंगे। मान लीजिए कि हमारा BC है 4K और AC है 5K। तो प्लीज़ इस टॉपिक को अगर आपको डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ फाइनल पॉइंट्स या कमेंट्स लिख लेते हैं, जो कि हमें दिमाग में रखना और जानना बहुत ज़रूरी है। दिमाग में रखना या जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला आता है कि आप, जैसे आपने पीछे T रेशियो देखा था, T रेशियो क्या था, साइन ऑफ A का P/H, P/H। तो ट्रायंगल ABC में अगर एंगल A के रिस्पेक्ट में हमारा H ये है और P हमारा ये है, तो साइन A हमारा आ गया P/H। तो हमको मालूम है कि H जो साइड होती है यानी हाइपोटेन्यूस होती है, हाइपोटेन्यूस इस लार्जेस्ट, सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट अमंग बेस परपेंडिकुलर, राइट। तो तीनों साइड्स में हमारी तीनों साइड कंपेयर करें तो हमारी हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी होती है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि
परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूस से डिवाइड करो, यानी कि हाइपोटेन्यूस क्या है, हमारा सबसे बड़ा नंबर है, राइट, और उसको छोटे से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम क्या ये बोलना सही है कि हमारा जो साइन ए होगा ये हमेशा लेस देन 1 आएगा, क्योंकि हम एक छोटे नंबर p को एक सबसे बड़े नंबर h से डिवाइड कर रहे हैं एक ट्रायंगल में। सिमिलरली cos a, इसका t रेशियो हमने पढ़ा था, होता है b/h। तो यहाँ पर भी हमारा जो h होता है ये भी हमारा b से बड़ा होता है, तो यहाँ पर भी ये रिलेशन होल्ड करता है कि cos a हमारा 1 से बड़ा होगा, cos a हमारा 1 से छोटा होगा। तो हमारा sin a और cos a की वैल्यूज़ हमेशा 1 से छोटी होंगी। ये आप बिल्कुल रिजल्ट की तरह दिमाग में रख सकते हैं कि sin a और cos a की वैल्यूज़ हमारी हमेशा 1 से छोटी होंगी। दूसरा हमको क्या पॉइंट रखना ज़रूरी है दिमाग में, वो है कुछ कन्वेंशंस हैं कि जैसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते थे sin a और cos a tan a वगैरह यूज़ करते थे, राइट, sin a cos a tan a एक्सेट्रा 6 रेशियोज जो थे। तो sin a क्या होता है, sin a होता है साइन ऑफ एंगल a। ये होता है, कुछ बच्चे या कुछ लोगों को ये डाउट हो जाता है कि क्या ये साइन इंटू a है क्या। जी नहीं, ये गलत है, यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये डिराइव किया गया है, यानी साइन ऑफ एंगल a को हम शॉर्ट फॉर्म में साइन a लिख देते हैं, ये कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ पे। तो इसको प्लीज़ दिमाग में रख लीजिए कि साइन a में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन गलत है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं, बस इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा बोलते हैं कि साइन ऑफ एंगल a हमारा साइन a होता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम कुछ पावर चढ़ा दें, तो पावर ऑफ t रेशियोज, तो अगर मान लीजिए कोई आपसे बोले कि साइन a का स्क्वायर, साइन a की पावर 2 क्या होगा, मान लो आपको दो आंसर दिए जाएं, क्या ये होगा साइन स्क्वायर a या फिर साइन a स्क्वायर, तो ये होता है साइन स्क्वायर a, ना कि साइन ऑफ a स्क्वायर। इसको ऐसे बोला जाता है, ऐसे लिखा जाता है, बाकी इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इतना कुछ। तो साइन a के स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, साइन a स्क्वायर नहीं लिखेंगे। सिमिलरली साइन a का पावर 3 होगा, तो वो हो जाएगा साइन की पावर 3a, ना कि साइन a की पावर 3। तो ये आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए कि जो पावर होगा वो साइन पे चढ़ेगा, ना कि एंगल पे चढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। सिमिलरली एक और रिजल्ट होता है इसमें कि पावर अगर मान लीजिए निगेटिव आ जाए, तो क्या बोलेंगे, साइन a की पावर -1, तो -1 क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको लिख देंगे 1 साइन a। तो हमने यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स बेसिकली डिस्कस किए हैं। तो ये बेसिकली जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या बोर्ड के पेपर हो या एग्ज़ाम, स्कूल में एग्ज़ाम हो, तो आप कभी कभार ऐसे बच्चे गलती कर देते हैं कि साइन a की स्क्वायर को हम कोई लिख देगा साइन a स्क्वायर, जबकि साइन a की पावर 2 को साइन स्क्वायर a लिखना है। सिमिलरली साइन a की पावर क्यूब को साइन क्यूब a लिखना है, और साइन a की पावर अगर -1 है तो वो नीचे जाके +1 हो जाता है, 1 साइन a। तो ये कुछ हमारे कन्वेंशंस हैं कैसे लिखना होता है, तो ये आप दिमाग में रखिए जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। तो ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आपको अगर कुछ भी डाउट आया हो इस लेक्चर में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसको लिखिए, और मैं ट्राई करूँगा अधिक से अधिक सॉल्व करने के लिए। और हाँ, एक जानकारी और, ये जो हम लोगों ने अभी जितना भी ये डिस्कस किया है, ये सारे नोट्स अवेलेबल रहेंगे, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ये पूरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।